Hare Mahadev guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to discuss the BA first semester sociology, very important topic which is marriage. So let's begin. जब भी हम लोग मैरिज को अगर मैरिज जैसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है, पहले हम लोगों को जो भी सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो भी डेफिनेशन दी होती है उसी से 2 या 3 डेफिनेशन जितनी आप याद कर सकते हैं उसको पहले अपनी कॉपी पे लिखेंगे एंड देन आफ्टर अपने कॉमन जो भी जनरल आपको पता है उस टॉपिक के बारे में वो लिखेंगे। मैंने उसके नेचर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की चीज़ों को लिखते हैं अपनी कॉपी को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो आइए देखते हैं हम लोग मैरिज के डिफरेंट डेफिनेशंस मैंने अपनी कॉपी में लिखे हैं। एज यू ऑल नो कि आप ही लोगों ने बोला था कि आप अपने नोट्स दिखाएं। सो बेसिकली मेरे नोट्स बहुत शॉर्ट होते हैं बिकॉज रिवीजन करने के लिए बहुत इजी होता है। बाकी जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, और जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा ताकि आप अपने नोट्स भी बना सकें। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक मैरिज। सो पहली बात सीधा एक डेफिनेशन, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। इट इज़ नॉट एन डेफिनेशन, इट इज़ समथिंग यू राइट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, मैरिज इज़ एन इंस्टीट्यूशन। अब आप देखेंगे एडवर्ड वेस्टरमार्क की एक डेफिनेशन दी हुई है, अगर आपको याद हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई थिंक आई हैव रिटन 5 ऑफ द डेफिनेशंस। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला, मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल लास्टिंग बियॉन्ड द मीर एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन टिल आफ्टर द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी ये बेसिकली मैरिज के बारे में ये चीज़ बोलते हैं कि बेसिकली ऐसा ड्यूरेबल कनेक्शन, ठीक है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग की जो शादी होती है वो टूट जाती है या काफ़ी लोग का होता है वो लंबा चलता है। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई भी कनेक्शन जिसमें हम लोगों के अगर ड्यूरेबल होता है तो उसमें क्या होता है, बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग होती है। ठीक है, इनका डेफिनेशन का बेसिकली मोटा मोटा ये मतलब है। सेकेंड डेफिनेशन आप देखेंगे तो अर्नेस्ट सर ने बोला क्या कि अ पब्लिक कन्फेशन, यानी एक पब्लिक कन्फेक्शन है और लीगल रजिस्ट्रेशन है ऑफ एन एडवेंचर इन ए फेलोशिप। ठीक है, ये बोलते हैं कि मैरिज इज़ एन पब्लिक कन्फेशन एंड अ लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवेंचर इन अ फेलोशिप। फिर हमारे जो सर लुई हैं वो क्या बोलते हैं कि मैरिज इज़ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन द परमिसिबल मेट्स। ठीक है, यानी मैरिज एक तरह का परमानेंट बॉन्ड है बिटवीन परमिसिबल मेट्स। बहुत ही छोटा डेफिनेशन दिया है जो कि सारे बच्चे इसी को याद करते हैं बेसिकली, मैलिनोस्की। ये जो सर है उन्होंने क्या बोला, मैरिज इज़ एन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए हम बच्चे कर सकते हैं, इसके लिए किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, इन सर के अकॉर्डिंग कहना ये है। ठीक है, और जो लास्ट डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जॉर्ज ए लुनबर्ग का। इन सर ने बोला क्या कि मैरिज कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन, यानी मैरिज क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंसिस्ट करता है, जो कि डिफाइन करते हैं कि क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, राइट्स एंड द ड्यूटीज़ एंड प्रिविलेजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ ईच अदर, कि हस्बैंड का वाइफ के लिए और वाइफ का हस्बैंड के लिए क्या क्या रोल है, क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज़ है जो कि उसे करनी पड़ती है ना। तो ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छा, अगर आप इसे लिखते हो और फिर छोटे मोटे एक डेफिनेशन और लिख देते हो तो अच्छी लगती है, ईजी होता है और मार्क्स गेनिंग भी होता है। चलिए अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज। सो अब बेसिकली पहले पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी, उसके बाद फ्लो चार्ट दिखाऊंगी आपको। सो पहला जो मैरिज का टाइप्स है वो है पॉलीएंड्री। पहले के ज़माने में हुआ करता था और अब के ज़माने में मोनोगैमी चलता है। ठीक है, सो देखो पॉलीएंड्री होता क्या है, जहाँ पे एक वाइफ के ढेर सारे हस्बैंड्स होते हैं, यानी कि एक सिंगल मतलब फीमेल रहेगी और उसके 4 से 5 पति रहेंगे। ठीक है, ये होता है पॉलीएंड्री। सो बेसिकली पॉलीएंड्री का एग्जांपल है द्रौपदी वाला केस महाभारत में, जब द्रौपदी के पति होते थे। ठीक है, जैसे आपको पता ही है द्रौपदी के कितने पति थे, 5 पति, दैट इज़ पांचाली बोली जाती थी। ठीक है, सो द्रौपदी वाला एक एग्जाम्पल हो सकता है हिंदू मिथोलॉजी में। बाकी अब इसका थोड़ा सा देखते हैं। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, फ्रेटर्नल और नॉन फ्रेटर्नल। पहले देखिए पॉलीएंड्री एक्चुअली में होता क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मैरिज वेयर वन वुमेन मैरिड मोर देन वन मैन, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों से एक औरत शादी करेगी एक टाइम पे। ठीक है, वो बोलेंगे पॉलीएंड्री। इट इज़ टू बी वाइड स्प्रेड इन तिब्बत, मतलब जो तिब्बत होता है, जो कंट्री है वो, आई मीन जो तिब्बत जो पीपल होते हैं वो ऐसे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, वेयर द कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ आर हार्श। एक्चुअली क्या है कि वहाँ की जो तिब्बत की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श होती है, और जो पीपल के एफर्ट्स होते हैं वो 2 और मोर मैन आर नीडेड इन ऑर्डर टू सपोर्ट फैमिली। तो एक पालन पोषण करने के लिए 2 से ज़्यादा आदमियों की नीड हो जाती है ताकि वो घर को चला सके। सो तिब्बत में इसलिए वो लोग एक औरत 4-5 पति से शादी करती है, आई मीन 4-5 लोगों से शादी करती है। अगर हम लोग को एग्जाम्पल लिखना ही होता है पॉलीएंड्री का,
तो लिखेंगे हम मालाबार में। कुछ ट्राइब्स के नाम बता रही हूँ, जैसे कि नबीम, बुशमैन, ठीक है, द सिंघालीज, द मुंडाज एंड द मलया पेनिसुला। सम एंशियंट ट्राइब्स ऑफ मलया पेनिसुला, ठीक है, मलय पेनिसुला। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे ये पॉलीएंड्री चलता है, जहाँ पे एक औरत जो होती है वो 4-5 आदमियों से शादी करती है, ठीक है। अब इसके जो 2 टाइप्स हैं, फ्रैटर्नल और नॉन फ्रैटर्नल, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। जो फ्रैटर्नल होता है उसमें जो वाइफ होती है ना, वो जो भी कितने भी आदमी से जो शादी करती है, वो जो आदमी होते हैं वो आपस में भाई लगेंगे, यानी उनका जो रिश्ता होगा वो भाई वाला होगा। सो द्रौपदी वाला केस फ्रैटर्नल में आता है, क्योंकि जो भी जितने भी लोग थे, जो 5 लोगों से शादी की थी वो सारे आपस में क्या थे, भाई थे, पांडव थे, भाई थे, ओके, ठीक है, फ्रैटर्नल। नॉन फ्रैटर्नल में क्या होता है कि वन वुमन हैज़ मैनी हस्बैंड्स हुम शी कोहैबिट इन टर्न, यानी बेसिकली जो औरत होती है, जो जितने भी आदमियों से शादी करती है, वो आपस में भाई नहीं लगते, यानी उनका कनेक्शन भाई वाला नहीं होता, यानी वो कोई और होते हैं। और जो वुमेन होती है वो उनके साथ एक तरीके से यू कैन से, मतलब जैसे टाइम, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि 1 महीना उसके साथ, 1 महीना उसके साथ, 1 महीना उसके साथ, ठीक है, तो वो ऐसे रहती है, राइट। यानी कि जो वाइफ होती है वो एक साथ घर में नहीं रहती, बिकॉज वो जो हस्बैंड होते हैं वो आपस में भाई नहीं लगते। सो उन लोग का घर भी अलग होगा, तो वो रहेगी भी अलग अलग, ठीक है। एक चीज़ और थी फ्रैटर्नल में, जहाँ पे चिल्ड्रेन को अगर बच्चे होते हैं ना, लाइक फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री में अगर बच्चे होते हैं, जो एक औरत 5 पति या फिर 4 पति से शादी करती है, तो जो बच्चा होता है किसी का भी हो, वो एल्डर ब्रदर का ही बच्चा माना जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा परिवार में, जो बड़ा भाई होगा उसी का वो बच्चा माना जाएगा, वही उसकी देख रेख करेगा। यानी ऐसा नहीं कि और लोग नहीं करेंगे, बट उसका जिम्मेदारी पहले हो जाता है, ठीक है। और नॉन फ्रैटर्नल में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा जो है, मतलब जो है, अगर किसी बच्चे का जन्म होता है वहाँ पे नॉन फ्रैटर्नल में, जहाँ पे भाई लोग नहीं होते, ठीक है, आपस में भाई नहीं होते, तो एक ही हस्बैंड को वो औरत चूज़ करती है ताकि वो उस बच्चे का लालन पालन कर सके, और वो भी एक स्पेशल रिचुअल के साथ। यानी ऐसे ही नहीं कि बस हम बोल दें कि, मतलब उसके लिए भी कोई प्रथा, कोई रिचुअल होता है जिसको हम करते हैं, एंड फाइनली उसको उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और उसे सोशल पेरेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई कारण क्या है पॉलीएंड्री का, कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक औरत है वो इतने सारे पतियों से शादी करे, आई मीन इतने सारे आदमियों से, सो सॉरी मैं बार बार पति बोल रही हूँ, आदमियों से, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, बेसिकली लेसर नंबर ऑफ वुमेन, यानी कि जो वुमेन की संख्या है, यानी कंट्री, मतलब जो भी ऐसे एरिया है जहाँ पे औरतें बहुत कम है और आदमियों की संख्या ज़्यादा है, तो वो सारे लोग कुंवारे ही ले जाएंगे अगर एक एक करके शादी करें, यानी मोनोगैमी अगर फॉलो होता है तो दैट इज़ वाई 4-5 एक से ही शादी कर लेते हैं, ताकि कोई भी कुंवारा ना रह जाए, ये होता है। अन्य टोडास ऑफ नीलगिरी जो होती है एक ट्राइब है, टोडास जिसे हम लोग बोलेंगे, वहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होता है, क्योंकि वहाँ पे कम विमेन है देन मैन, ठीक है। लेकिन तिब्बत, सिक्किम एंड लद्दाख में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे संख्या है, ठीक है, ऐसी नहीं है कि संख्या नहीं है, वुमेन भी है, मैन भी है, बट स्टिल वो लोग क्या करेंगे, वो ऐसी शादियाँ करते हैं सिर्फ देख रेख के लिए। दूसरा ये कारण हो सकता है कि गरीबी इतनी ज़्यादा है कि सब 4-5, एक वुमेन 4-5 से ही शादी कर लेते हैं, ताकि वो उनका सोशल लाइफ इतनी हार्श हो गई है कि पीपल को ऐसी शादियाँ करनी पड़ रही है सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली को। तीसरा हाई ब्राइड प्राइस, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि जैसे कोई लड़की होती है, जैसे हम लोग शादी करने जाते हैं, तो आज के ज़माने में क्या होता है कि जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो पैसा देते हैं, पर पहले ऐसा सेम सिस्टम नहीं चलता था। पहले अगर मान लो कि कोई लड़के को कोई लड़की से शादी करनी होती थी, तो जो लड़का होता था वो बेसिकली करता क्या था, वो पैसे ऑफ़र करता था जो लड़की के पापा को, यानी लड़की के पिताजी को वो पैसे ऑफ़र कर देगा कि मतलब 10 लाख ऑफ़र कर रहा है, फिर 5 लाख ऑफ़र कर रहा है कि हमें आपकी बेटी पसंद है, आप अपनी बेटी को, यानी बेसिकली खरीदता है। ये तो खरीदने वाला सिस्टम ही हो गया ना, कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं और कह दो मुझे दे दो ये सामान, एग्जैक्टली, ठीक है, वही होता है। तो ब्राइड प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ही शायद इतने सारे लोगों को एक ही लड़की मिल पा रही है, ओके, ये होता है ब्राइड प्राइस। तो हाई ब्राइड प्राइस इज ऑल्सो द रीज़न। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, मान लो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, दैट इज़ द रीज़न कि वो लोग पॉलीएंड्री में घुस रहे हैं। 5वां रीज़न हो सकता है कि बैकवर्डनेस, इतने पिछड़े हैं कि वो एक वुमेन जो है 4-5 आदमियों से शादी कर रही है, तो पिछड़ा, एक तरीके से ये पिछड़ा होना ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि ट्राइब जो होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती, बिकॉज वो कभी चाहते ही नहीं कि कोई और उनके
कम्युनिटी में घुसे और वो ट्राई करे कि उनको इम्प्रूव कर सके। ट्राइब ऐसा नहीं, ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो बिल्कुल इंसान के अगेंस्ट होते हैं, वो अपने से ही चलते हैं, वो बिल्कुल दुनिया से कट के चलते हैं। और पांचवा जो होता है, आई मीन छठा जो पॉइंट है कि आखिर क्यों पॉलीएंड्री होती है, उसका होगा जॉइंट फैमिली। बेसिकली कि जॉइंट फैमिली चाहती क्या है कि अपनी स्पिरिट अपने एक ही परिवार को रह के मतलब चाहते हैं कि सब साथ साथ रहें। सो दैट इज़ वाई एक ही औरत को पांचों से शादी करा देते हैं ताकि पूरी फैमिली संगठित रह के चले, फैमिली की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। ओके या सो अब देखिए मेरिट्स आखिर क्या फ़ायदे क्या क्या होते हैं पॉलीएंड्री के। सो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है ना, कि जितनी जनसंख्या है वो कंट्रोल हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ अ फैमिली नेवर गेट डिवाइडेड, है ना। अब जैसे मान लो कि 4 भाई हैं और चारों की अलग अलग पत्नी, तो जब प्रॉपर्टी बांटने की बारी आएगी तो 4 हिस्से होंगे ना उस प्रॉपर्टी के, या कोई लैंड है तो उसके 4 हिस्से होंगे। लेकिन अगर पाँचों की एक ही वाइफ है तो फिर क्यों होगा बताओ आप? प्रॉपर्टी तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि सब उसी में रह रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। एग्जैक्टली। फिर आप देखिए इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ फैमिली विल बी स्ट्रॉन्गर, है ना। इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है फैमिली की स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर सिर्फ एक वाइफ है तो खर्चा कम होता है बेसिकली। अगर 4 वाइफ है और 4 भाई हैं तो चारों का अलग अलग खर्चा, रहने का अलग, कोई कहेगी मुझे बाहर रहना है, कोई कहेगी मुझे यहाँ पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता था। सो दैट इज़ वाई ये एक तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देता है। ये क्या होता है, कम्युनिटी फीलिंग होती है ना, वी फीलिंग जो नहीं होती, जैसे कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है, वैसे जो पीपल ऑफ दी फैमिली हैं उनको भी वी फीलिंग जैसा फीलिंग आता है कि हम सब एक साथ हैं, हाँ हम साथ साथ हैं बेसिकली। ये अल्लाह में कितना बुरा गाई, हे भगवान जी। चलो अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बस फ़न के लिए कह रहा था कि कंटिन्यू व्हेन समबडी इज़ कंटिन्यू बोले जा रहा है, तो उसके बीच बीच में थोड़ा सा रिफ्रेशिंग करने के लिए मैं ये सब करती हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मेंबर्स फील सिक्योरिटी इन द लाइफ, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन भाई अब जहाँ पे मेरिट्स आया वर्ड, वहाँ पे डीमेरिट्स तो आना ही था। तो आखिर डीमेरिट्स में होता क्या, देखो अफेक्ट हेल्थ ऑफ अ वुमेन। अब जैसे मान लो कि जैसे एक ही विमेन है, राइट, और वो 4 पति हैं उसके, तो चारों पति की सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए उसकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है ना। तो हेल्थ ऑफ अ वुमेन गेट अफेक्टेड, लीड्स टू स्टेरिलिटी एंड इट में डिक्रीज पॉपुलेशन, कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा कंट्रोल होने के चक्कर में, एंड लीड्स टू डाइवोर्स। और डाइवोर्स भी हो सकता है कि मान लो चार भाई हैं, उनका खुद नहीं पड़ता और प्लस एक वुमेन आ गई तो कोई किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करी तो उसको ख़राब लगेगा, तो डिवोर्स हो जाता है उसमें, ठीक है। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कंक्लूजन के तौर पे कि जो पॉलीएंड्री होता है ना, जिसमें एक वुमेन जो होती है बहुत सारे आदमियों से शादी करती है, वो समाज में प्रगति को रोकने के लिए एक बाधा के रूप में वर्क करती है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड में आएंगे, जिसे हम लोग पॉलीजिनी बोलते हैं। पॉलीजिनी में होता क्या है, इसको पॉलीगैमी भी बोलते हैं ना, कहीं पॉलीगैमी बोलते हैं, पॉलीजिनी बोलते हैं, जहाँ पे एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मुस्लिम मैरिज। आपको पता है कि जो मुस्लिम होते हैं उनको 4 बीवी रखने का अधिकार है, यानी वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन विमेन नहीं कर सकती, सिर्फ एक मैन कर सकता है ना। अगर विमेन चाहे कि मैं भी अपने 4 पति रखूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम मैरिज में होता क्या है कि कोई एक आदमी होगा और वो 4 शादियाँ करके 4 बीवी रख सकता है। ओके, अब आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सिस्टम में एक मैन की 2 से ज़्यादा वाइफ्स हो सकती हैं, और जनरली इसे कहाँ पाया जाता है, आप एग्जांपल में मेरी कॉपी में भी लिखा हुआ है, एस्किमो ट्राइब में, गारो ट्राइब में, ठीक है, एंड हाइडेट्सा ट्राइब में ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड अफ्रीकन निग्रोज। ये सारे लोग में क्या होता है, यही सिस्टम फॉलो होता है कि एक आदमी की 4 वाइफ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, तो जब भी वो लोग लड़ाई करते थे, राइट, जब भी एक दूसरे पे अटैक करते थे, तो वो करते क्या थे कि जो दूसरे की बीवी होती थी, जो दूसरे की पत्नियां होती थी, उनको भी अपने वो क्या बोलते कि हम जीत गए उनको। तो अगर उनका राज्य जीता था तो जितनी भी सुंदर स्त्रियाँ होती थी या उनकी वाइफ ही, तो वो उसको भी अपने साथ लेके आते थे। सो इसीलिए उन राजा की 4-5 पत्नियाँ हो जाती थी, ठीक है। अब आप देखो दी कॉजेज ऑफ पॉलीजिनी, ठीक है। पॉलीजिनी बेसिकली इज बेस्ड ऑन पार्टली ऑन लोअर सेक्स इम्पल्सेस ऑफ मेल एंड फीमेल, पार्टली डिजायर टू सेल्फ डिसेंडेंट्स। अब आप देखिए क्या आखिर कॉज क्या है ना, क्यों एक आदमी 4 बीवी रख रहा है। देखो इनफोर्स सेलिबेसी, बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई
कोई पति है, ठीक है, उसकी पहले एक ही पत्नी है ना, तो वो जो पति है अगर मान लो उसकी वाइफ जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, सो बेसिकली अब उस पति का उसके जो मतलब उसके ऊपर जो अटेंशन होता है वो ख़त्म सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है। दैट मीन्स कि अब मैन जो होता है उसे अप्रोच नहीं कर रहा है, अब उसके चाइल्ड फीडिंग के तौर पे उसके प्रेगनेंसी के तौर पे जब तक वो बच्चे के चाइल्ड फीडिंग वगैरह करे उस टाइप की पीरियड में भी उसको मैन अप्रोच नहीं करेगा। दैट मीन्स कि दैट इज़ व्हाट दूसरा मैरिज वो करता है, क्योंकि अब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया, ठीक है। सो वो उस पति का अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया, वो दूसरी पत्नी खोजने लग गया है और दूसरे से शादी कर लिया। सो ऐसा होता है, रीज़न पहला है। दूसरा, फीमेल की जल्दी बढ़ती उम्र के कारण, कि मान लो अभी कोई विमेन है, वो अभी ठीक है अच्छी खासी फेस में देखने में लग रही है, और अब जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है तो पति को और शौक चढ़ रहा है, ठीक है, यानी उस आदमी को बहुत शौक चढ़ रहा है कि अब ये तो बूढ़ी हो रही है, अब ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, राइट, और अब क्या कर रहा है वो दूसरी शादी कर रहा है। तो ये दूसरा रीज़न होता है। थर्ड होता है रीज़न वैरायटी ऑफ हमें फीमेल मिलेंगी एज एक आदमी के तौर पे, तो वैरायटी इज़ ऑल्सो द रीज़न। फोर्थ है सोशल प्रेस्टीज। देखो पॉलीजिनी होने का एक चौथा कारण है सोशल प्रेस्टीज। पहले के ज़माने में लोग सोचते क्या थे कि अगर एक वाइफ है दैट मीन्स वो गरीबी है, यानी पॉवर्टी को दर्शाता था। तो अगर ढेर सारी वाइफ हो ना दैट मीन्स कि इट इज़ समथिंग विच इज़ सोशल प्रेस्टीज फॉर अ पर्सन, कि अगर वो कह रहे मेरी तो 4 बीवियाँ और कोई कह रहे मेरी एक बीवी है, तो वो मतलब वो गरीब है और ये जो है बहुत ज़्यादा अमीरज़ादे हैं, ठीक है। पांचवा रीज़न होता है, मुस्लिम मैरिज में भी सबसे बड़ा यही रीज़न होता है कि बच्चे, इनको बहुत सारे बच्चे चाहिए होते हैं, बिकॉज मुस्लिमों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होती है बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। और छठा होता है इकोनॉमिक नेसेसिटी। अब देखो रीज़न क्या होता है, मैं जेन्युइन रीज़न बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैंने खुद के मुँह से बोल दिया। चीप और रिलायबल लेबर पाने के लिए वाइफ ढेर सारे 5-6 वाइफ रखते हैं मुस्लिम्स, ठीक है। तो बेसिकली ताकि उन्हें जो है चीप और रिलायबल लेबर मिल सके, है ना। इकोनॉमिक नेसेसिटी होती है तो वो सारा उन्हीं से काम करवा लेते हैं, तो दैट इज़ वो 4-5 शादियाँ करते हैं। अब इसके मेरिट्स देखिए क्या क्या होते हैं कि भाई आखिर इसका फ़ायदा क्या है। बच्चों के लिए करते हैं वो, चिल्ड्रन को ज़्यादा से ज़्यादा माओ का प्यार मिलेगा बिकॉज 4-5 मेरी बीवियाँ हैं, ठीक है। चेक प्रोस्टिट्यूट बिकॉज मैन के नॉट सेटिस्फाई सेक्स डिज़ायर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होता है। डीमेरिट्स में अगर बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आएगा, बिकॉज एक पति है उसका अगर 1 लाख सैलरी, उसकी 4-4 वाइफ हैं तो वो कैसे संभालेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक उसे बर्डन फेस करना। और मान लो कि सारे वाइफ से 1-1 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनका लालन पालन कैसे करेगा, इकोनॉमिक बर्डन। सेकेंड, जेलसी होती है कि मान लो एक पति है और 4-4 वाइफ हैं, एक को सामान खरीद के दिया तो 4 लोग मतलब 3 लोग जल रही हैं, दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो वो 3 लोग जल रही हैं, ठीक है, समझ रहे हो, वो होता है जेलसी होती है। वुमेन पॉजेज लोअर पोजीशन। ऐसे में जैसे मान लो, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, अगर एक पहले वाइफ है, पहली पत्नी, फिर दूसरी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, फिर चौथी पत्नी, तो जो वुमेन का जो पोजीशन होता है ना वो लोअर पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि वो फिर समझ रहे होगे आप कि लोअर पोजीशन वुमेन पाती है। और बच्चों में भी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। जैसे मान लो फादर की एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और उसके 4-4 बच्चे हैं, 4-4 बीवियाँ, तो चारों मिलकर लड़ाई कर रहे हैं कि इतना मुझे चाहिए, इतना मुझे चाहिए, मैं पहली वाइफ, मतलब जो इनकी पहली वाइफ है उनसे बेटा हूँ मैं, तो मेरा पहले हक हुआ क्योंकि मैं बड़ा हूँ। कोई दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, तो डिस्प्यूट होता है। और डिस्ट्रॉय फैमिली हैप्पीनेस, और जो परिवार की जो खुशियाँ होती हैं वो छिन जाती हैं, ठीक है, इन सारी चक्करों में। इसीलिए मोनोगैमी इज़ दी बेस्ट। अब फाइनली आ जाता है मोनोगैमी। बाकी की जो 2 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कंपैनेट एंड एक्सपेरिमेंटल मैरिज, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कवर करूँगी। मोनोगैमी में कवर करूँगी। एक मैन एक वुमेन जो दोनों शादी करते हैं तो उसे बोलते हैं मोनोगैमी। इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन एंड डिवोशन होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए डिवोटेड है, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड है, और ये एक तरीके का बेस्ट फॉर्म ऑफ मैरिज है। चिल्ड्रन अच्छी से देख रेख कर सकते हैं, दोनों में खुशियाँ बनी रहती है, किसी में भी कोई जेलसी नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। मेलिनोस्की बोलते भी हैं मोनोगैमी हैज़ बीन है, विल बी, रहेगा द ओनली ट्रू टाइप ऑफ मैरिज। और इनसे मैं भी सहमत हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छा डेफिनेशन है ये। आप जब भी मोनोगैमी को डिफाइन करोगे इनका डेफिनेशन ज़रूर लिखना आप, ओके। आई होप मेरी राइटिंग क्लियर हो, आई एम सो सॉरी। यू हैव सेड मी दैट यू हैव टू टीच with your with your own notes, Palak ma'am, so I have to do this.
अभी मेरा रफ है तो मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए मेट चॉइस देखते हैं, ठीक है। मेट चॉइस दो होते हैं, एक्सोगैमी एंड इंडोगैमी। देखिए भाई होता क्या है एक्सोगैमी और इंडोगैमी। एक्सोगैमी यानी कि जो ऑल पीपल प्रोहिबिट मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स शेयरिंग सर्टेन डिग्री ऑफ ब्लड और अफेक्शनल रिलेशनशिप। एक्सोगैमी मतलब क्या होता है कि हम अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा वो कज़िन हो गया, हमारा वो भाई हो गया। हालांकि मुस्लिम में क्या होता है कि वो लोग सेम ब्लड के जो होते हैं वो शादी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोग में कजिन मैरिज अलाउड होता है, तो वो लोग भाई बहन से शादी कर लेते हैं। बट एज अ हिंदू हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो भाई बहन के समान होते हैं, ठीक है। एक्सोगैमी वो होता है। अ मैन मस्ट नॉट ओनली सीक वाइफ ऑफ हिज ओन क्लैन बट ऑल्सो अवॉइड द क्लैंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि कितने जन्म तक वो रहता है, हम लोगों को कितनी जन्म तक वो करना पड़ता है। लाइक अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो हम पास्ट चीज़ भी देखते हैं, सिर्फ यही नहीं देखते कि वो हमारा ब्लड रिलेशन का है कि नहीं, है ना, वो आउट ऑफ आवर गोत्र है कि नहीं। हमको ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वो हमारे पिछले से भी कहीं मैच न कर जाए। यानी ले देखिए बहुत सारा क्लैन होता है, उससे हमेशा मैच नहीं करना चाहिए, यानी अपने कुछ क्लैंस को भी अवॉइड करता है कि इससे भी मैच नहीं कर जाए, वरना फिर भी वो ब्रदर ही लगेगा अपना, फिर भी वो सिस्टर ही लगेगी अपनी, ठीक है। देयर मस्ट बी सर्टेन रिलेशनशिप विच आर नॉट टू बी मैरिड बट द डिग्री ऑफ नियरनेस डिफरेंट कम्युनिटी टू कम्युनिटी। मैरिज ऑफ पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन इज यूनिवर्सली प्रोहिबिटेड। और कुछ प्रोहिबिटेड है कि जो मैरिज है बच्चों का अपने मतलब पेरेंट्स का ही अपने बच्चों के साथ शादी इज प्रोहिबिटेड है, राइट, ये तो है फिर प्रोहिबिटेड। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। सन कैन मैरी हिज फादर वाइफ इफ़ शी इज़ नॉट द मदर। मतलब अगर मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में होता क्या है बेसिकली कि अगर सौतेली माँ है, ठीक है, तो जो सन है यानी जो बेटा है वो सौतेली माँ से शादी कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में ऐसा होता है। और अ पर्सन में मैरी द डॉटर ऑफ हिज ब्रदर, यानी और एक पर्सन है वो अपनी बहन के भाई के साथ शादी कर सकती है ना, डॉटर ऑफ हिज ब्रदर, उसके ब्रदर के डॉटर के साथ शादी कर सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मैरिज ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, आपको पता है कि भाई बहन की शादी प्रोहिबिटेड है। थ्रू द रॉयल फैमिलीज ऑफ इजिप्ट, पर्शिया, सियाम, सेलोन एंड, ठीक है, इजलैंड, मैरिज ऑफ सिस्टर ब्रदर आर अरेंज टू मेंटेन द लाइन ऑफ द रॉयलिटी। बट प्रोहिबिटेड तो है ही, बट कुछ जगह ये सारी चीज़ें भी होती हैं, रॉयलिटी को दिखाता है वो, ठीक है, हमको समझ में ही नहीं आता। एग्जाम्पल है कज़िन मैरिज इन मुस्लिम इज़ अलाउड। रोमन कैथोलिक चर्च प्रोहिबिट अ विडो टू मैरी हिज सिस्टर इन लॉ। यानी रोमन कैथोलिक चर्च की बोलता क्या है कि जो विडो है यानी जो विधवा है उसका सिस्टर इन लॉ के साथ शादी करना एकदम प्रोहिबिटेड है। अंटिल 1907 सच मैरिज वर इलीगल इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में भी इस तरीके की जो शादियाँ थी वो इलीगल मानी जाती थी इंग्लैंड में, कि अगर कोई ऐसा कर लिया तो दैट मीन्स वो इलीगल काम कर रहा है। अब हम लोग कुछ फॉर्म्स ऑफ मैरिज देखेंगे। पहला है गोत्र एक्सोगैमी के ही फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं। गोत्र में बेसिकली जो हिंदू में होता क्या है कि अपने गोत्र के बाहर ही शादी करना चाहिए। प्रैक्टिस इज टू मैरी आउटसाइड दी गोत्र। कभी भी सेम गोत्र वाला शादी नहीं करता है हिंदुओं में, ठीक है। पीपल ऑफ द सेम गोत्र बिलीव टू बी हैव ब्लड रिलेशनशिप्स। यानी अगर मान लो किसी का मान लो 2 पर्सन है, अगर आप हिंदू हो, अगर आप ये चीज़ सुन रहे हो, तो जो 2 पर्सन होता है अगर वो हमारे सेम गोत्र का निकल जाता है दैट मीन्स वो भाई बहन हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें ब्लड रिलेशन आ जाता है, दैट इज वाई हम उनसे शादी नहीं कर सकते। दिट इज कॉल्ड गोत्र एक्सोगैमी। प्रवर एक्सोगैमी यानी मैरिज बिटवीन 2 पर्सन बिलोंगिंग टू सेम प्रवर इज फॉरबिटन अमॉन्ग हिंदू स्पेशली अमॉन्ग द ब्राह्मण्स। तो जो भी ब्राह्मण है वो सुन लो, अच्छे से सुन लो कि जो प्रवर होता है अगर सेम प्रवर में शादी कर लिया दैट मीन्स इट इज़ प्रोहिबिटेड। यानी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स में ये मान होता है कि 2 पर्सन अगर उनका सेम प्रवर है तो वो शादी नहीं कर सकते। प्रवर एक तरीके का रिलीजियस स्पिरिचुअल बॉन्ड है। पीपल हु आर द बेटर नेम ऑफ कॉमन सेंट। जैसे अब प्रवर का एग्जांपल लेती हूँ। बेसिकली अगर मेरा इष्ट सेम है, मेरा और जो भी पर्सन है उसका इष्ट सेम है, तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो सेम प्रवर है, दैट मीन्स वो फिर से प्रोहिबिटेड में आ जाएगा, बिकॉज वो फिर से एक तरीके का भाई बहन लग जाएंगे। तो सेम प्रवर वाले सेम इष्ट वाले शादी नहीं कर सकते। अब आप देखिए द हिंदू मैरिज डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1949 रिमूवल ऑल रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग गोत्र एंड प्रवर एक्सोगैमी।
तो जब 1949 में ये जो रूल चला था ना, इसमें इसने बोला क्या कि जो भी प्रवर और गोत्र वाला सिस्टम है हिंदू में वो हट गया है, यानी सेम गोत्र के हो तब भी शादी कर सकते हो और सेम प्रवर के हो तब भी शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक होता नहीं है ऐसा, जो लोग एक्चुअल में होते हैं वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई एक्ट हटा दे फिर भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग गोत्र एंड प्रवार, कि सेम इष्ट वाले शादी नहीं कर सकते, सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते। विलेज एक्सोगैमी में होता क्या है, इंडियन ट्राइब्स में होता क्या है, बेसिकली देयर इज़ अ प्रैक्टिस टू मैरी आउटसाइड द विलेज, रिस्ट्रिक्शन इन दी। देखो, अगर मान लो कि हमें हमेशा अपने विलेज के बाहर ही शादी करनी चाहिए, अगर हम अपने गांव में ही शादी कर लेते हैं दैट मीन्स ये गलत है। हमें अपने गांव के बाहर, विलेज के बाहर ही शादी करनी चाहिए, ऐसा ट्राइब्स का मानना है। और ऐसे कुछ ट्राइब्स हैं छोटा नागपुर में, ठीक है, मुंडा ट्राइब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यही सेम चीज़ फॉलो करते हैं, अपने में नहीं करते, दूसरे के में विलेजेस में करते हैं, जो कि अलग ट्राइब होती है उससे करते हैं। नागा ट्राइब ऑफ आसाम इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब है पिंड एक्सोगैमी। पिंड क्या होता है, देखो, द हिंदू सोसाइटी मैरिज द पिंड इज प्रोहिबिटेड, यानी कि कॉमन पेरेंटेज में अगर शादी कोई करता है तो वो रिस्ट्रिक्शन है, हिंदू में रिस्ट्रिक्शन है। बृहस्पति क्या बोलता है, देखो अब ये थोड़ा रूल है, एक्चुअल रूल है, इसे समझना चाहिए। बृहस्पति बोलता है कि ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे 5 मैटरनल जनरेशन, यही चीज़ मैं बात करना चाह रही थी, मैं बार बार भूल जा रही थी। 5 मैटरनल और 7 पैटर्नल जनरेशन को सपिंड बोला जाता है और इनमें शादी नहीं कर सकते। यानी 5 मैटरनल और 7 पेरेंटल जनरेशन जो होती है, आई मीन पैटर्नल जो जनरेशन होती है, उसे सपिंड बोलते हैं और सपिंड आपस में शादी कभी नहीं कर सकते। हिंदू में ऐसा रिवाज नहीं है, ठीक है। ओके, सो फाइनली लेट्स बिगिन विद द कॉज ऑफ द एक्सोगैमी। या तो कॉज ऑफ एक्सोगैमी बेसिकली यू कैन से कि वेस्टरमार्क बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सोगैमी इज एब्सेंस ऑफ इरोटिक फीलिंग और द प्रेजेंस ऑफ सेक्शुअल इंडिफरेंस बिटवीन द नियर रिलेटेड प्रोसेस एग्जिस्ट बिकॉज दे एसेंशियल टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फैमिली स्ट्रक्चर। सगोत्र मैरिज इज इनवैलिडिया विच मीन्स इट लीगल इन 1949। बेसिकली एक्सोगैमी इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग कहीं भी, बहुत सारे एक्सोगैमी करने का जो मेन रीज़न होता है कि रिस्ट्रिक्शन, कि हम लोगों में अगर ऐसा रूल है तो है, फिर हम लोग साथ में शादी नहीं कर सकते, राइट। कि अगर कोई गोत्र सेम है, पिंड सेम है, सब पिंड बोल रहा है, वो 5 और 7 वाला सिस्टम अगर फॉलो नहीं करते हैं तो शादी नहीं हो सकती। कॉज ऑफ एक्सोगैमी यही होता है। अपने ही विलेजेस में ट्राइबल भी शादी नहीं करते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है। अब आप देखेंगे इंडोगैमी। मैंने देखो इंडोगैमी के लिए फ्लो चार्ट बना के अपनी रफ कॉपी भी रखा हुआ है। इंडोगैमी इज रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड दैट अदर पार्टनर इज सेड टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम कास्ट टू विच फर्स्ट पार्टनर बिलोंग। यानी कि बेसिकली जो एक पार्टनर है वो कास्ट और अपने कास्ट में, अपनी क्लास में शादी करने वाला है, ठीक है। यानी मैं सेम कास्ट से शादी करूँगी, सेम क्लास से शादी करूँगी, यानी इंटर कास्ट यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इंडोगैमी, इंडो यानी अंदर, ठीक है, एक्सो यानी बाहर। अब आप देखो फॉर्म्स क्या क्या होते हैं इसके। ट्राइबल एक्सोगैमी, ट्राइबल में क्या होता है, अपने ट्राइब के बाहर शादी नहीं कर सकते। यानी अगर कोई मुंडा ट्राइब है तो वो मुंडा ट्राइब में ही शादी करेगा, वो गारो में नहीं करेगा, वो कहीं नहीं करेगा, वो उसी में शादी करेगा। ट्राइबल इंडोगैमी। कास्ट इंडोगैमी यानी कि अगर कोई कास्ट सेम है, यानी ओबीसी वाले से करेगा, SC ST वाले से करेगा, एंड अगर कोई जनरल है तो जनरल से ही शादी करेगा, ये वाला सिस्टम कास्ट इंडोगैमी में आता है। क्लास यानी बेसिकली 2 पर्सन तभी शादी कर सकते हैं जब उनका पार्टिकुलर क्लास, पार्टिकुलर स्टेटस मैच करता हो तो, ठीक है। सब कास्ट इंडोगैमी यानी लव मैरिज। तो अगर सब कास्ट इंडोगैमी सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड है कि खुद से शादी नहीं कर सकते ना, चॉइस ऑफ द मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड, कि अपने मन से शादी कर रहे हैं हम, तो सब कास्ट इंडोगैमी कहता है कि खुद से शादी नहीं करनी है, जहाँ कराया जाएगी वहाँ पे अपना मुंह बंद करके करो। ये है रेस इंडोगैमी, यानी पीपल अपने ही रेस में शादी करेंगे। यानी यहाँ पे बेसिकली रेस का भी बात कर दिया गया, यानी हर चीज़ की, अपने ट्राइब में, अपने कास्ट में, अपनी क्लास में, अपने रेस में, अपने से नहीं कर सकते। ये सारी इसमें आती हैं बातें। आखिर इंडोगैमी के मेरिट्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली होमोजेनिटी प्रिजर्व करती है, होमोजेनिटी, है ना। लाइक हम सेम हो जाएंगे ना, होमो यानी सेम,
ठीक है। जैसे मान लो कोई मैं मिश्रा हूँ तो मिश्रा 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 मिश्रा, समझ रहे हो आप, वो हो जाएगा। और कोई एससी है तो एससी से शादी कर लिया तो वो एससी वाला फैमिली बढ़ रहा है, ओके, ये वाला चीज़ हो जाता है, होमोजिनिटी होती है। ये एक तरीके का स्टेटस प्रेस्टीज वगैरह को प्रोटेक्ट करता है कि अगर हम अपने कास्ट में शादी करते हैं तो अच्छी बात मानी जाती है, ठीक है। मेंटेन न्यूमेरिकल फोर्स ऑफ इट्स ग्रुप, और ये क्या करता है, न्यूमेरिकल फोर्स अपने ग्रुप का जो है मेंटेन करता है, प्योरिटी बनी रहती है, ठीक है। जैसे अब मान लो कि एक वेज पर्सन है, जनरल मान लो, जनरल बेसिकली जो हिंदू होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, वो वेज होते हैं, अब वो किसी ऐसे से शादी कर रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो इससे क्या होती है, प्योरिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या करता है, इंडोगैमी प्योरिटी को भी प्रिवेंट करता है, बचाता है। कीप वुमेन हैप्पी, और हैप्पी वुमेन रहती है, ठीक है। फॉस्टर सेंस ऑफ यूनिटी विद इन द ग्रुप एंड कीप प्रॉपर्टी विद इन द ग्रुप, यानी ग्रुप के अंदर ही प्रॉपर्टी रहती है ना, प्रॉपर्टी की भी बात आ गई है यहाँ पे। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। लिमिट स्पीयर ऑफ मेड सिलेक्शन, यानी अब अगर मान लो मेरे एरिया में बहुत कम लोग हैं ब्राह्मण्स, तो उतने में ही मुझे चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इंटरकास्ट करते हैं तो हमारे पास पूरी दुनिया ही पड़ी है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब होता है, ठीक है, होता ही है। तो लिमिट द स्पीयर ऑफ मेड सिलेक्शन, lays emphasis on the group feeling which creates communalist check the growth of national unity। ये बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है ना, एक ले करता है ग्रुप फीलिंग को, जो कि कभी भी एज अ नेशन के तौर पे ये अच्छी बात नहीं होती है ना, बिकॉज नेशन तो हमें इक्वालिटी सिखाता है ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन वी आर इक्वल बोलता है। अगर हम ऐसा करते तो ये कास्टिज़म को बढ़ाता है, यानी कास्ट वाला जो सीन होता है ना, जिसको इतना सारा रिस्ट्रिक्शन दिया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी कोई जगह नहीं है कि हम कास्ट वाला डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये इनकरेज करता है कास्टिज़म को, इनकरेज करता है जेलसी, नफ़रत, इन सारी चीज़ों को। और डाउरी और ब्राइड प्राइस को इनकरेज करता है, यानी कि डाउरी यानी दहेज, और ब्राइड प्राइस यानी कि कोई लड़का ऑफर कर रहा है पैसे तो, ठीक है। अब फाइनली हम लोग पढ़ेंगे मैरिज इन इंडिया। सो बेसिकली मैरिज इंडिया में, हिंदुओं में मैरिज किसे सैक्रामेंट माना जाता है, ड्यूटी मानी जाती है। सैक्रामेंट आपको पता है क्या होता है? देखो, सैक्रामेंट का बेसिकली मतलब होता है कि हिंदुओं में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। जैसे अब वो होता है ना कि लाइक एग्जाम्पल 16 संस्कार में एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो शादी भी एक संस्कार है, क्योंकि हिंदुओं में ऐसा बोला जाता है, शादी करने के लिए फोर्स क्यों करते हैं, बेसिकली रीज़न जान लो कि अगर शादी नहीं करेंगे तो जो आत्मा होती है वो कभी क्या बोलती है, भटकती रहती है, मोक्ष उसे नहीं मिलता। सो दैट इज़ वाई हिंदुओं में इस 16 संस्कार में शादी भी एक तरह का संस्कार है, ड्यूटी है और एक होली परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ बोलती है कि मैरिज इज़ अ सैक्रामेंट नॉट अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। और जो शादी होती है मुस्लिमों में उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, एक पेपर पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती है और उस पर साइन करते हैं। तो मुस्लिमों में उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं में उसे 16 संस्कारों में से एक संस्कार मैरिज का माना जाता है, ठीक है। चलिए, एक तरीके का ये संस्कार है, प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी है, ऑब्लिगेशन फॉर एवरी हिंदू, कि इसे करना ही करना है, दैट इज़ वाई शादी करनी ही करनी होती है। अब आप देखेंगे कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बता देती हूँ, उसके बाद हिंदू मैरिज शुरू करेंगे। पहले के ज़माने में 18 साल तक शादी हो जाती थी, और 18 साल लड़के का, 15 साल लड़की का, पर अब वो दोनों का सेम एज हो गया है 21 साल, यानी 21 साल का लड़का, 21 साल की लड़की, ये शादी का रूल हो गया है। और ये बेसिकली क्या होती है, मस्ट नॉट बी सपिंड, वो सेम पिंड के नहीं, और सेम गोत्र नहीं हो सकता, सेम पिंड के नहीं हो सकते, यानी सपिंड नहीं होने चाहिए क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अगर मान लो गर्ल 18 ईयर की नहीं है लेकिन आप शादी करना चाहते हैं, तो अगर उसके पेरेंट्स की मर्ज़ी है तभी आप शादी कर सकते हैं, वरना आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनली आते हैं हिंदू मैरिज में, ये एक्सोगैमी बेस्ड होता है, वो अपने ही एक्सो यानी कि बाहर, अपनी ग्रुप में नहीं करते हैं, वो लोग बाहर करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मण्स का ले लेते हैं। नीलगिरी और आसाम में जो ट्राइब्स होती हैं, जो पाई जाती हैं, वो भी एक्सोगैमी बेस्ड होती हैं। हिंदू और वैश्य में जो नेम होता है एक्सोगैमिस यूनिट का, उसे गोत्र बोलते हैं, है ना। जैसे हिंदुओं में गोत्र, सेम गोत्र शादी नहीं कर सकता, राजपूतों में नुख कहा जाता है, वो शादी नहीं कर सकते। लोअर कास्ट में कुल कहा जाता है, ठीक है,
कि कुल में सेम कुल में शादी भाई नहीं करना चाहिए। और साउथ इंडिया में उसे हिलई बोला जाता है, ठीक है, हिलई, इंटी पेरू, जिसे इंटी का मतलब होता है हाउस, है ना, तेलुगु वर्ड है इंटी पेरू, यानी इंटी यानी कि हाउस। और परफॉर्मेंस ऑफ सप्तापदी एक तरीके से इसेंशियल कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। सप्तापदी इसे बेसिकली क्या होता है, एक कंडीशन होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है हिंदू मैरिज में, ठीक है। डाइवोर्स क्यों होता है भाई, ये भी जान लेते हैं। डाइवोर्स बेसिकली मतलब होता है कि यू नो इज अनडिजॉल्व्ड मतलब अनडिसॉल्यूबल, ये भगवान, अनडिसॉल्यूबल बॉन्ड बिटवीन टू पर्सन्स, ठीक है, यानी कि शादी टूट गई। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 राइट्स ऑफ हिंदू वुमेन टू डाइवोर्स हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 13 एक्ट। एक अगर पत्नी चाहे तो अपने पति से डिवोर्स ले सकती है, सेक्शन 13 जो है एक्ट है उसके अंतर्गत ये आता है। और 1955 का ये जो एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, जहाँ एक पत्नी अपने पति से डिवोर्स तलाक ले सकती है, ठीक है। वैसे तलाक जैसा सिस्टम ना अपने हिंदू कल्चर में है ही नहीं, ये वेस्टर्न का चीज़ है जो यहाँ पे आया है। बिकॉज हिंदू समथिंग लाइक शादी यानी 7 जन्मों का रिश्ता, तो डिवोर्स जैसा सीन है ही नहीं अपने हिंदू मैरिज में, ठीक है। डिवोर्स देखो कब होता है, ये सारा छोटा मोटा टॉपिक है। जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है तब कोई डिवोर्स करता है, कोई गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है तब कोई डिवोर्स करता है, यानी कि कोई अनसाउंड माइंड है, यानी मान लो कि कोई किसी का पति पागल है या फिर उसको समझ नहीं आता है, तो वो शादी तोड़ सकती है अपनी, वो वाइफ अपना शादी तोड़ सकती है क्योंकि अनसाउंड हो जाता है वो, ठीक है, समझ गई। देखो हिंदू में क्या क्या आता है, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, हु आर नॉट पारसी फ्यू, बोलता क्या है, हिंदू में कौन कौन आ सकते हैं, बुद्धिस्ट आ सकते हैं, जैन, सिख आ सकते हैं, लेकिन कौन नहीं आ सकता वो है पारसी, जीव, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अब देखिए गाइस कि मैरिज और फैमिली प्रॉब्लम्स इंडिया में क्या क्या है, कि एक तरीके से विमेन का स्टेटस बहुत लोअर है क्योंकि डोमिनेंट मेल डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है, ये हो गया। और कुछ कुछ मूवमेंट्स भी किए गए हैं, है ना, विमेन के जो लोअर पोजीशन है उसको सुधारने के लिए। पहले के ज़माने में सती प्रथा होता था, आप लोग को पता है सती प्रथा ख़त्म कौन किया था, राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसे ख़त्म किया था। सती प्रथा जिसे नहीं पता मैं बता दूं कि अगर मान लो कि पहले तो जानते हो बाल अवस्था में, यानी कि सूप में रख के बच्चों की शादी फिक्स कर दी जाती थी, सूप में, एग्जैक्टली। और उस वक्त क्या होता था, शादी फिक्स होने के बाद अब चाहे अंधा निकले, उसका पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी फिक्स तो फिक्स, यानी ज़ुबान दे दी तो दे दी, ठीक है, समझ गए। वो गुंडा निकले, चोर, मवाली, डाकू, कुछ भी निकले, लेकिन अब उस लड़की की शादी उसी से फिक्स है, तो अब वो किसी की तरफ नहीं देखेगी। जब शादी हो गई एग्जाम्पल, और उसका पति छोटी उम्र में मर गया, गुजर गया, है ना, गुजर गया, तो अब उस सीन में क्या होगा, उस पति को भी जब जलाया जाएगा, है ना, जब उसकी चिता जलाई जाएगी तो पत्नी को भी उसी में ढकेल दिया जाएगा, वो जिंदा ही जला दी जाती है। ये होता है सती प्रथा। ये बहुत ही गलत सिस्टम था जिसे ख़त्म कर दिया गया है राजा राम मोहन रॉय जी ने, ठीक है। डाउरी वगैरह वाला सीन भी अब प्रोहिबिटेड हो चुका है, बिकॉज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1985 बोलती है कि डाउरी इज़ एन इलीगल क्राइम, जो कि डाउरी इज़ इलीगल, ठीक है, समझ गए आप, ओके। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारी विमेंस को एक ऑप्शन दिया कि वो सत्याग्रह मूवमेंट में, बहुत सारे मूवमेंट्स में उनका साथ दें, और विमेंस बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में गांधी जी के सपोर्ट में आई थी। जब फ्रीडम के टाइम पे सब लोग एक साथ हुए थे, यानी यूनिटी दिखाई थी इंडिया ने, ठीक है, समझ रहे हो, तभी तो हम लोग आज आज़ाद हैं, चैन से सांस ले पा रहे हैं। सो महात्मा गांधी ने भी जब ज्वाइन किया था फ्रीडम, तो विमेंस जो होती हैं उसमें भी सपोर्ट अपना दिखाई थी, तो उससे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते करते आज वुमेन का स्टेटस थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब देखते हैं मैरिज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एक तरीके का यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट बॉन्ड है, ठीक है ना, और ये बेसिकली किस किस चीज़ को, नीड्स को फुलफिल करता है, सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, रिलीजियस एम्स, है ना। सेक्स सेटिस्फैक्शन के लिए भी होता है ये, रिक्वायर सोशल अप्रूवल, है ना, जिस समाज अगर अप्रूवल नहीं देती जिस शादी की, उस शादी को नहीं कोई कर सकता, है ना, जिस समाज ना जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता, लाइक सेम सेक्स मैरिज को कितना डिफ़िकल्टी हो रही है ना, क्योंकि उसको समाज ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ द सोसाइटी इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, क्योंकि जब दो अपोजिट जेंडर शादी करते हैं तो आराम से सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं मैरिज में। मैरिज के बाद हमको किनशिप रिलेशनशिप मिलते हैं, ठीक है, ओके, एंड फाउंड इन मोस्ट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी
एंड दैट इज़ ऑल। ओके, अब आते हैं हम लोग भाई ओरिजिन ऑफ मैरिज पे। कि फाइन, ओरिजिन ऑफ मैरिज देखिए मैंने इसे पहले नहीं पढ़ा, मैंने इसे बाद में पढ़ा हर चीज़ के बाद, बट स्टिल आपको इसी तरह समझना है। बेसिकली जो मॉर्गन होते हैं, आपने नाम लिखा होगा ना, लाइक फर्स्ट ये देखिए, ये लुइस हेनरी मॉर्गन, ठीक है, लुइस हेनरी मॉर्गन। ये बोलते हैं कि 5 स्टेज होते हैं मैरिज के। इन्होंने उस टाइम पे इंटरप्रीट किया था कि पहला स्टेज था सेक्स कम्युनिज्म, ठीक है, दूसरा स्टेज था ग्रुप मैरिज, जहाँ एक परिवार दूसरे परिवार से शादी कर ले रहा है। मान लो एक परिवार में 4 भाई, दूसरे परिवार में 4 बहन शादी कर ले रहे हैं, और एक यानी अब उस पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर लोगों का, मोनोगैमी वाला सिस्टम अभी भी नहीं है इसमें मॉर्गन के अकॉर्डिंग, वो लास्ट में आएगा। देखो, ग्रुप मैरिज का मतलब ये होता है कि मान लो 4 भाई और 4 बहन है, चारों शादी तो कर ले, लेकिन एक भाई का चारों पे हक हो सकता है और एक बहन का चारों भाइयों पे हक हो सकता है, ठीक है। तो किसी का किसी के साथ भी, समझ में आया। अब देखो स्टेज 3 में होता है सेंसेमियन मैरिज, जहाँ पे क्या होता है, मैरिज ऑफ 2 पर्सन, है ना, लाइक अनिल एंड सोना, बट द वाइफ हैज़ राइट ऑन ऑल मेन्स। हाँ यस, एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि 2 लोगों की शादी हुई है, ठीक है, और एक हस्बैंड एक वाइफ की शादी हुई है, पर जो फीमेल होगी, है ना, जो वाइफ होगी, उसका घर के हर एक आदमी पे उससे किसी से भी रिलेशन बन सकता है, चाहे वो उसके जेठ हो, चाहे वो उसका देवर हो, चाहे वो उसके ससुर हो, कुछ भी। उस टाइम का यही सिस्टम है। देखिए ऐसे मैंने नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोल दिया, बिकॉज ये एक रियलिटी आपको समझाने के लिए, कि अगर वो उसका जेठ हो या फिर उसका देवर हो या फिर उसके जो है वो ससुर जी हो, उन सब पे इसका अधिकार होगा, विमेन पे, आई मीन उस विमेन का। ओके, 4th होता है पॉलीजिनी, जिसमें मैंने बता दिया कि एक मेल बहुत सारी फीमेल से शादी करता है। 5th इन्होंने बताया मोनोगामी, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, जहाँ पे एक वुमेन एक मैन दोनों का सेम, उसके अलावा किसी का किसी पे भी रिलेशनशिप नहीं होगा, सबसे बेस्ट। इनका क्रिटिसिज्म भी उस वक्त बहुत हुआ था। इनका कहा गया कि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, बस बोल दिया है इन्होंने, जो उनके दिमाग में आया बोल दिया, इनका यूनिवर्सल है ही नहीं और एक तरीके से इमेजिनरी है। उस वक्त पीपल ने मॉर्गन को क्रिटिसाइज़ किया था। दूसरे आते हैं बैकोफिन क्या बोलते हैं, देखिए आप, बैकोफिन कहते हैं कि वुमेन्स आर लेस देन मैन। हरियाणा में बहुत ऐसा सिस्टम देखा जाता है जहाँ पे वुमेन्स की संख्या कम है मेन से, तो वहाँ पे पॉलीएंड्री चलेगा। मैंने बता दिया है आपको कि एक वुमेन जो 5-6 आदमियों से शादी करती है। पॉलीगैमी चल सकता है, जहाँ एक मैन 5-6 औरतों से शादी कर सकता है, ठीक है। कुछ जनरल टाइप ऑफ मैरिज देखते हैं जिसमें मोनोगैमी आता है, जिसमें सिंगल मैन सिंगल फीमेल। पॉलीगैमी जिसे मैंने बता दिया, ठीक है। पॉलीगैमी में यानी कि अब देखो पॉलीगैमी वाला सिस्टम ही थोड़ा अलग है कि मोर फीमेल मोर मैन, ठीक है, यानी एक पत्नी है और उसके 2 पति हैं, और एक पति है उसके भी 2 पत्नी हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। इक्वालिटी हो गया यहाँ पे तो ठीक है। पॉलीजिनी में एक हस्बैंड और मैनी वाइफ यानी मुस्लिम। पॉलीएंड्री में द्वापदी वाला सीन, ठीक है। एंड पॉलीएंड्री 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रैटर्नल नॉन फ्रैटर्नल, आपको भी पता है। ग्रुप मैरिज भी आपको पता है कि जहाँ एक फैमिली दूसरी फैमिली से शादी करती है, ठीक है, और समझ गए आप। अब आप देखो थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लो मैरिज का। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज ऑन दी, ये देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये सारी चीज़ों में टॉपिक थोड़ा छूट गया था, सो दैट इज़ वाई मेरे जैसे जैसे नोट्स बने हुए वैसे वैसे ही एक सीक्वेंस बना के मैं आपको समझा रही हूँ। मैरिज का अगर हम लोग बात करेंगे मतलब क्लासिफिकेशन पे, सो नंबर ऑफ मेट्स यानी नंबर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो मैरिज 2 तरीके से है। एक मोनोगैमी जहाँ सिंगल मैन सिंगल फीमेल शादी करते हैं। पॉलीगैमी में क्या होता है, यानी कि 2 फीमेल 2 मतलब एक पति है जिसकी 2 पत्नियां हैं और एक पत्नी है जिसके 2 पति हैं, पॉलीगैमी आता है। अब देखो इसमें 3 तरीके से डिवाइडेड है। पहले मोनोगैमी में देखते हैं, सीरियल और नॉन सीरियल, ठीक है। पॉलीगैमी में अगर देखेंगे तो पॉलीजनी GNY, ठीक है, जिसमें हम सोरल और नॉन सोरोलर कहते हैं, ठीक है। पॉलीजिनी में क्या होता है, एक हस्बैंड और मैनी वाइफ, ठीक है, यानी एक पति और बहु पत्नी, ठीक है। लेकिन इसके 2 टाइप्स होते हैं, सोरोलर और नॉन सोरोलर,
जहाँ पे अगर मान लो कि एक पति है, उसकी 3 पत्नियां हैं और वो तीनों सिस्टर लगेंगी, अपने आपस में सिस्टर होंगी, यानी सगी सिस्टर होंगी, उसे सोरोरर बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर एक पत्नी की 3 पत्नियां हैं और वो तीनों पत्नियां अलग अलग हैं, यानी कोई किसी से मतलब सिस्टर रिलेशन नहीं है उन दोनों में, तो वो नॉन सोरोरर होता है। ठीक, अब आप देखिए पॉलीएंड्री में फ्रेटर्नल नॉन फ्रेटर्नल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जहाँ पे भाई लगेंगे, नॉन फ्रेटर्नल में भाई नहीं लगेंगे। ठीक है, और पॉलीएंड्री का एग्जांपल है खास टाइप। ठीक है, अब आप देखो थर्ड जो टॉपिक मतलब जो थर्ड टाइप है पॉलीगैमी का, वो है सेनोगैमी या फिर ग्रुप मैरिज। ठीक है, सेनोगैमी में ग्रुप मैरिज में बता दें, जब एक परिवार दूसरे परिवार से शादी करता है, जान लो 4 भाई हैं और 4 बहन हैं, दोनों का शादी हो गया, पर वो जो भाई है वो किसी भी बहन के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, और जो बहन है उसका भी चारों पे हक बनेगा, सेनोगैमी होता है। ठीक है, GNY अगर लग गया नहीं, वहाँ पे फीमेल होगी। ये एक तरीके का आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, एग्ज़ाम की कॉपी में। अब आप देखिए मैरिज का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग चॉइस के अकॉर्डिंग के चॉइस ऑफ द मेट के अकॉर्डिंग पे करेंगे। इससे पहले वाला क्या था, नंबर पे था, और ये अब क्या है, चॉइस पे है। सो एक्सोगैमी और इंडोगैमी, एक्सोगैमी में हम लोग सेम गोत्र सेम प्रवर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 मैटरनल और 7 पैटर्नल अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ब्लड रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी भाई बहन लगते हैं, उनसे शादी नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सोगैमी में आउट ऑफ द ग्रुप। इंडोगैमी क्या बोलता है, इनसाइड द ग्रुप, यानी अपने ट्राइब के अंदर, अपने विलेज के अंदर हर चीज़ अपने कास्ट के अंदर करेंगे, यानी सेम कास्ट करेंगे, सेम क्लास करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आप देखो एक्सोगैमी में गोत्र परिवार सपिंड एंड विलेज, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये सारी चीज़ें। इंडोगैमस मैंने एक्चुअली इसे बनाया क्यों है, क्योंकि ताकि मैंने अपने को पहले एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन जब मुझे टाइप्स को डिस्टिंग्विश करना पड़े, डिस्टिंग्विश करना पड़े, फिर क्लासीफाई करना पड़े, तो इट विल बी easy for me to remember the names. That is why flowchart is very important. You can also make this in your exam copy. इंडोगैमस में आएगा ट्राइबल, जो सेम ट्राइब में मैरिज करते हैं। कास्ट यानी सेम, अगर मान लो ओबीसी है तो वो ओबीसी से ही शादी करेगा, वो एससी से शादी नहीं करेगा, वो जनरल से शादी नहीं करेगा। सब कास्ट एंड वर्ना, ये सारी जो होते हैं वो बेसिकली जो सेम वन के होते हैं, सेम सब कास्ट होता है, उसी से शादी करेगा, आउट ऑफ दी नहीं करेगा। इंडो यानी इनसाइड, एक्सो यानी आउटसाइड। ठीक है, कुछ या लास्ट, आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर मेनी मोर। देखो हाइपोगैमी कुछ टर्म्स है जिसे सब सिर्फ आपको याद रखना है। इट इज़ नॉट समथिंग जो आ जाता है, बट स्टिल आपको एक नंबर वाला 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपको सेमेस्टर 2 में MCQ के लिए, उसके लिए याद रखना है कि हाइपोगैमी का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम। हाँ, एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जैसे एक हाई क्लास गर्ल है, यानी पैसे वाली गर्ल है, वो एक मिडिल क्लास लो क्लास गरीब लड़के से शादी करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपोगैमी यानी प्रतिलोम, यानी ज़्यादा मतलब पैसे कमा रही है लड़की और लड़का बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ऐसे मैरिज जब होते हैं तो उसको कभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी क्या एक्सेप्ट करती है कि लड़का कितना पैसा कमा रहा है और लड़की कमा रही है या फिर जितना भी कमा रही है वो ठीक है, लेकिन लड़के का पैसा मैटर करता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में ये बन गया है, पर्सपेक्टिव ये लग रहा है उसका, यही है कि हाई क्लास गर्ल लो क्लास बॉय से शादी नहीं कर सकती, वो एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हाइपरगैमी यानी अनुलोम। अनुलोम बेसिकली क्या होता है, जो लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है, लड़का रिच फैमिली से है, लड़का बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, और लड़की छोटे क्लास की है, छोटे कास्ट की है। ठीक है, उससे अगर मैरिज हो रही है तो वो हाइपरगैमी होता है। ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, बिकॉज जनरली तो यही देखा गया है, राइट। ऐसा नहीं देखा गया कि लड़की बहुत ज़्यादा कमाती है और लड़का कम कमा रहा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैरिज। फंक्शंस ऑफ मैरिज की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेटिस्फैक्शन हो गया, और प्रोक्रिएशन और नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी हो गया, एंड कंपेनियनशिप, यानी बेसिकली मैरिज के फंक्शन आपको पता है कि बच्चों के लिए होता है, बच्चों की देखरेख के लिए होता है, सिक्योरिटी हो गया, कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए अगर शादी करते हैं तो इसीलिए करते हैं ना, ताकि कोई हमारा सपोर्ट करेगा, कोई हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देगा, दैट इज़ वाई मैरिज करते हैं। अब आप देखिए रूल्स ऑफ स्पाउस सेलेक्शन। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम सिलेक्शन ऑफ द स्पाउस की तरफ जाते हैं। तो कुछ पहला है रूल, प्रोहिबिटेड रूल। प्रोहिबिटेड रूल में 5 टाइप्स आते हैं, इंसिस्ट, टैबू, एक्सोगैमी, एंडोगैमी। देखो सारा पढ़ा हुआ टॉपिक है,
समझ रहे हो ना, लेकिन क्लासिफिकेशन उसकी कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट। इंसेस्ट, टैबू, एक्सोगैमी, इंडोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। मैंने बताया हाइपरगैमी क्या होता है, जब हाई क्लास बॉय और लो क्लास गर्ल। हाइपोगैमी यानी लो क्लास बॉय हाई क्लास गर्ल, ठीक है। इंडोगैमी यानी सेम अगर अपने ग्रुप में कर रहा है तो। एक्सोगैमी यानी आउट ऑफ द ग्रुप कर रहा है। इंसेस्ट टैबू आपको देखना है ना, देखो देखो इंसेस्ट टैबू में क्या होता है, हर जगह उसे देखा जाता है कि ब्लड रिलेशनशिप कैन नॉट मैरी, वी बिलोंग टू सेम न्यूक्लियर फैमिली कैन नॉट मैरी। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी सेम ही अपने घर में कोई भी भाई बहन से शादी नहीं कर सकता है, कोई ब्लड रिलेशन मैच करे शादी नहीं कर सकता, रिलेशन का बेटा है तब भी शादी नहीं कर सकते, बुआ का लड़का अगर कोई है उससे भी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अपने ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होती। एक्सोगैमी में क्या होता है, कस्टम टू मैरी आउटसाइड द ग्रुप। जैसे मान लो मुस्लिमों में क्या होता है, सच एज किनशिप ग्रुप। एग्जाम्पल देती हूँ, कस्टम दैट रिक्वायर मैरिज विद इन वन सोशल ग्रुप। यानी मुस्लिमों में क्या होता है, शिया और सुन्नी होता है, ठीक है। तो उनका शादी करने का जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, बाहर करेंगे वो लोग शादी अपने, यानी शिया है तो शिया से शादी नहीं करेगी, सुन्नी से शादी कर लेगी ना। एक्सोगैमी है क्योंकि। अब देखो हाइपरगैमी, एंडोगैमी में आपको पता ही है, ठीक है, इनसाइड द ग्रुप। हाइपोगैमी यानी लो क्लास गर्ल हाई क्लास बॉय, हाइपोगैमी यानी हाई क्लास गर्ल लो क्लास बॉय मैरी ईच अदर। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देखते हैं। ये देखो, इसको पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा एकदम एक ही बार में आ जाएगा, बिकॉज इजी टॉपिक भी है और वन लाइन की डिफिनेशन ही है। तो आइए देखते हैं हिंदू मैरिज क्या होता है। हिंदू मैरिज एक तरीके का सैक्रामेंट है, मैंने पहले बता दिया था, संस्कार है, 16 संस्कार होते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 3। इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखना, मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देती हूँ। मेरी राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। धर्म, प्रजा और रति, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है हिंदू मैरिज का। अगर हिंदू शादी करता है तो वो किन 3 ऑब्जेक्टिव के लिए करता है, तो पहला होगा धर्म के लिए यानी रिलीजियस फुलफिलमेंट के लिए, दूसरा प्रजा के लिए यानी बच्चों के लिए, और तीसरा रति यानी कि फिर सेक्स सेटिस्फैक्शन के लिए वो शादी करता है। पीएच प्रभु अपनी बुक में बोलते हैं, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक बुक लिखते हैं पीएच प्रभु, वो कहते हैं हिंदू के लिए मैरिज एक संस्कार है। द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिंग पार्टीज आर ऑफ सेक्रामेंटल कैरेक्टर नॉट अ कंट्रैक्चुअल नेचर। यानी मुस्लिम मैरिज में जैसे कंट्रैक्ट करवाते हैं ना कि ठीक है अभी शादी कर लिया, मन करा तो आगे रहेंगे, नहीं मन करा तो तोड़ देंगे मैरिज, डिवोर्स कर लेंगे। उन लोगों में 3 तलाक वाला सिस्टम होता है ना, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ोगे आप, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा कितने टाइप्स के मैरिज होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब आपको समझ में आ गया। जब हिंदू मैरिज आप लिखना ना तो इनकी जो पीएच प्रभु की जो बुक है उसका नाम और ये डेफिनेशन लिखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आंसर लगेगा, एक ही बार में एग्जामिनर चेक कर देगा, ठीक है, कहेगा वेरी गुड बच्चा। अब देखो टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज। देखो हिंदू मैरिज के 8 टाइप्स होते हैं, है ना। जो शुरू के 4 होंगे वो स्टैंडर्ड है ना, जिसे हम लोग बोलेंगे कि टॉप क्लास होता है, और जो लास्ट के 4 होंगे वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिज़ायरेबल एंड नॉन स्टैंडर्ड, लो स्टैंडर्ड, इसे हम लोग बोलेंगे बॉटम रेंज का है। अब हम लोग देखते हैं आखिर में पहले 4 डिज़ायरेबल और स्टैंडर्ड मैरिज की अगर बात करेंगे तो ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि क्या क्या एक्चुअली में होता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, फादर गिव हिज डॉटर टू अ मैन। अब जैसे नॉर्मल ब्रह्म विवाह का एग्जांपल नॉर्मल ले लो, आज के ज़माने की जो शादी होती है, एक पिता अच्छा खासा लड़का ढूंढता है जिसका नेचर अच्छा हो, जो जो गलत आदतों में ना हो, दैट मीन्स वो दारू सिगरेट ये सारी चीज़ें नहीं पीता, क्योंकि फिर वो पिता अपनी बेटी की शादी वहाँ पर नहीं करेगा। सो करते क्या है कि अगर वो जो पर्सन है वो अब अच्छा लड़का खोज के अपनी बेटी को गहने जेवर ये सारी चीज़ें पैसे देता है, ठीक है, और उस विवाह को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्म विवाह बोलेंगे हिंदुओं में। दैवी विवाह क्या होता है, फादर गिफ्ट हिज डॉटर टू ब्राह्मण प्रीस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब मान लो कि एक राजा है, उसकी एक बेटी है, ठीक है, और कोई यज्ञ कराने कोई पंडित जी आते हैं और वो बहुत अच्छे से यज्ञ संपन्न करते हैं, तो जो ना राजा को वो इतना खुश हो जाएगा, यानी खुश होके वो अपनी बेटी को उस जो यज्ञ कराया है जो पंडित, उसको वो उसे दे देगा, यानी गिफ्ट कर देगा। तो फादर गिफ्ट हिज डॉटर टू ब्राह्मण प्रीस्ट हु डन हिज पूजा और यज्ञ वेरी वेल, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से यज्ञ संपन्न किया होगा उसी को वो अपनी बेटी दे देगा। अर्श विवाह क्या होता है मैं बताऊं, एंशिएंट टाइम का, बहुत एंशिएंट टाइम का विवाह है, यानी कि जो ग्रूम होता है, ठीक है, यानी कि जो दुल्हा होता है, यानी जो भी पर्सन होता है जो शादी करना चाहता है, वो उस जिससे वो शादी करना, दैट मीन्स ब्राइड जो रहेगी, जो ग्रूम है वो ब्राइड के फादर को क्या देगा, 2
मतलब जोड़ी काऊ, मतलब 2 जोड़ी काऊ देगा यानी गाय देगा और 2 जोड़ी बुल्स देगा, ये एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल क्या ऐसा होता था कि 2 पेयर काऊ के दे दिए, ठीक है, यानी 2 काऊ दे दी और बस शादी फिक्स करा ली, या फिर 2 बुल्स दे दी और शादी फिक्स करा ली, ये अर्श होता है। ये बहुत ही पुराने टाइम का सिस्टम है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो चौथा आखिरी स्टैंडर्ड डिज़ायरेबल शादी है, यानी हिंदुओं में जो पुराने ज़माने में होती थी, वो एक प्रजापत्य विवाह यानी क्लियरर वर्जन ऑफ ब्रह्मा विवाह, जहाँ पे एक तरीके से ये ब्रह्म विवाह, जैसे मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, वो उसकी और क्लियरर वर्जन है कि जो फादर होता है वो अच्छा खासा लड़का ढूंढता है जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो, जो अच्छे से रख सके, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो, ठीक है, उससे वो शादी कराता है। अपनी डॉटर को वो गिफ्ट कर देता है अच्छी खासी प्रॉपर नेगोशिएशन के बाद वो अपनी बेटी को उसे गिफ्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, दान करते हैं ना, कन्यादान, राइट, कन्यादान होता है वो सी। अब हम कुछ अनडिज़ायरेबल देखेंगे, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एंड पैशाची विवाह। इसको आप पढ़ोगे और यही अनडिज़ायरेबल, तो जब भी हम अपने लिखेंगे 8 पॉइंट्स, तो उसमें एक तरीके से ब्लैक पेन से आपको लिखना पड़ेगा डिज़ायरेबल, स्टैंडर्ड और अनडिज़ायरेबल। देखो असुर विवाह में होता क्या है कि ब्राइड प्राइज गिवन बाय ग्रूम टू फादर ऑफ ब्राइड, यानी मान लो कोई लड़का है जो किसी लड़के से शादी करना चाहता है, तो बेसिकली वो करेगा क्या, वो पैसे ऑफर कर रहा है ना, असुर विवाह। यानी मान लो वो 10 लाख रुपए लड़की के पापा को दिया, ये लो 10 लाख रुपए और आप अपनी बेटी मुझे सौंप दो, यानी उससे शादी करा दो मेरी, ठीक है, असुर विवाह। राक्षस विवाह किसे बोलते हैं, गर्ल को, यानी कि जो भी लड़की है उसको किडनैप कर लिया गया और उसको बिना उसकी परमिशन के शादी करा दी गई, है ना, मैं उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, यानी किडनैप किया और फिर शादी कर ली उसके पेरेंट्स के कंसेंट के बिना, उसके कंसेंट के बिना, इसे हम लोग बोलते हैं राक्षस विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह क्या होता है, गंधर्व विवाह में होता क्या है कि कोई भी कंसेंट फैमिली, ठीक है, सीधे सीधे बोल देती हूँ, गंधर्व विवाह दैट मीन्स लव मैरिज, यानी इसमें क्या हो रहा है कि फैमिली के कंसेंट मैटर नहीं करते, खुद से गए शादी कर लिए, गंधर्व विवाह, ठीक है। फिर पैशाच में बेसिकली होता क्या है कि गर्ल हु इज़ अनकॉन्शियस, यानी बेसिकली एक अनसाउंड गर्ल है, अनसाउंड माइंड की अगर पर्सन है, जिस वक्त मान लो कोई नशे में है, ठीक है, या फिर वो अपने होश में नहीं है, उसके साथ हम लोग कभी उसको इस फोर्स टू सरेंडर हर chastity लेटर द गर्ल इज़ गिवन टू द स्टेटस ऑफ वाइफ, यानी हम अगर किसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि वो नशे में है, नशे में धूत है, अपने होश में नहीं है, उसके साथ हम कुछ गलत कर दें और देन आफ्टर अगर ऐसा कोई सीन होता है तो बेसिकली होता क्या कि लोक लाज के डर से उसी को सौंप दी जाती थी लड़की, ताकि वो उसकी वाइफ बाद में बनती थी, यानी पहले रिलेशन सेट कर लेता था जानबूझ के, ठीक है। इसीलिए इसे सबसे निचला जाति का बोला जाता है ना, पैशाची विवाह, जहाँ पे हम लोग उसके कंसेंट के बिना उसे टच कर ले और देन आफ्टर फिर वही लोक लाज के डर से उस लड़की को उसी की पत्नी बना के सौंप दिया जाए। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। मुस्लिम मैरिज देख लेते हैं। मुस्लिम मैरिज लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग मुस्लिम का एग्रीमेंट या फिर इस्लाम के अकॉर्डिंग एक इस तरीके का वैलिड agreement, I'm so sorry, I'm just continuously speaking for an hour, that is why there's something I am slipping my tongue is like, okay, I'm sorry for disturbance। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एग्रीमेंट है इस्लाम में, जहाँ पे क्या होता है, 2 लोग होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कबूल है 3 बार बोल के शादी निकाह को कर लेते हैं, यानी 3 लोग 3 बार अपनी हामी भरते हैं और शादी हो जाती है, एक तरीके का एग्रीमेंट है, और जब वो चाहेंगे तब वो तलाक बोल के ख़त्म कर लेंगे, ये होता है मुस्लिम मैरिज। अब आप थोड़ा सा विवाह के टाइप्स, इनके भी तो हम लोगों को मुस्लिम विवाह के टाइप्स पढ़ने होंगे, फिर डिवोर्स का सिस्टम भी पढ़ना होगा। देखो 4 तरीके के होते हैं मुस्लिम मैरिज के फॉर्म। पहला होता है शाही निकाह, दूसरा होता है फसीद, तीसरा होता है मूता और चौथा होता है बातिल। देखिए मैंने इसमें डिफिनीशन लिखी है बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, डिफ़िकल्ट नहीं है बट फर्स्ट टाइम जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और आपको नई वर्ड सुनने को मिलते हैं तो उसको ज़रूर लिखा करो ना। देखिए शाही निकाह में क्या होता है कि मैरिज के जो भी होली बुक होती है कुरान, है ना, तो मुस्लिमों की जो होली बुक होती है कुरान, उसमें मैरिज को कंफर्म कर दिया, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसमें फॉलो करते हैं और नॉर्मली जो शादी होती है कबूल है बोल के वो शाही निकाह होता है। दूसरा होता है फसीद या फिर इर्रेगुलर मैरिज, जहाँ पे मैरिज विच फेल टू कंफर्म सम रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कंडीशन इज कॉल्ड इर्रेगुलर विवाह एंड इट कैन बी रिमूव्ड आफ्टर करेक्टिंग इट। एग्जाम्पल देती हूँ मैं,
फसीद में होता क्या है कि मान लो कुरान में कुछ लिखा हुआ है ना, कुरान में 10 रूल लिखे हैं शादी के, उनमें से आप कुछ 7 रूल्स फॉलो करते हो, 3 रूल आप नहीं फॉलो करते, उसको आप किस में कंसिडर करोगे? फसीद में करोगे। और फसीद को भी कन्वर्ट किया जा सकता है अगर वो 3 रूल और आप मतलब जैसे 10 रूल मैंने बताया, उनमें से 3 अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अब आप 10 फॉलो कर लिए तो अब आपका शाही निकाह में कन्वर्ट हो गया, क्या नहीं आप फर्स्ट वाले मैरिज में आ जाते हो। ठीक है। तीसरा होता है मूता। मूता बेसिकली क्या होता है? एक टेम्परेरी मैरिज होती है जिसे हम लोग कुछ टाइम के लिए फिक्स करते हैं और मैरिटल रिलेशनशिप डिसॉल्व हो जाता है। एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो कोई 2 पर्सन है वो शादी कर रहे हैं एंड वो शादी कर रहे हैं, बेसिकली क्या करें, एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि हम 6 महीने साथ रहेंगे। ठीक है। और फिर 6 महीने साथ रहने के बाद हम लोग करेंगे क्या? अलग हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल नहीं, रियलिटी भी होती है। कभी कभार हम अब बोल रहे मान लो हम 1 साल रहेंगे साथ और दोनों लोग ने लिख दिया, साइन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट पे और कबूले कबूले बोल के शादी कर ली, अपनी निपटारा कर लिया। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे ही 6 महीने या फिर 1 साल कंप्लीट होते हैं, उनका जो मैरिटल रिलेशन होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर शादी अपने आप ब्रेक हो जाती है, वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। ये होता है मूटा। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर बच्चे का इसमें जन्म होता है, अगर चाइल्ड इज बॉर्न द किड इज गेन द शेयर इन द फादर प्रॉपर्टी। अब मान लो अगर इस तरीके का टेम्परेरी मैरिज में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को उस फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ठीक है। ओके, then you have seen like contract is valid for a fixed period of time and after the expiry of the period marital relation dissolve automatically। बाटिल में होता क्या है, इसको कभी हम लोग शाही निकाह यानी जो फर्स्ट वन वाला जो था शाही निकाह उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है ना, एंड इट इज़ कैनॉट बी रेगुलाइज बिकॉज ये जैसे अब मान लो इसे कोई रेगुलेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने रूल फॉलो नहीं किया, एक भी रूल फॉलो नहीं किया है, तो फिर आप मुझे कहाँ से करोगे, क्योंकि मैंने तो अपनी मन मर्जी से शादी की, राइट। मैंने कोई रूल फॉलो नहीं किया, मैंने बस कर लिया। इट कैन नॉट बी रेगुलराइज बिकॉज इट वॉयलेट द सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता है और ये एक भी ढंग से फॉलो नहीं करता, दैट इज़ वाई इसको हम लोग शाही निकाह में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक। एम क्या होता है मुस्लिम मैरिज का? सेक्स रिलेशनशिप, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, रेगुलेशन ऑफ सोशल लाइफ। दैट इज़ वाई आपने देखा होगा कि मुस्लिम जो होते हैं वो उनके कितने सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। बिकॉज यही सीन होता है, बिकॉज उनका फर्स्ट स्टेप ही यही होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं डाइवोर्स देखते हैं। अगर बिफोर स्टार्टिंग खुला एंड मुबारक कुछ केस हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैरिज के केसेस बता रही हूँ मैं, 3 केस बताऊंगी ना, जिसमें खुला और मुबारक भी आ जाएगा और एक पहला केस है जो इन दोनों में ही नहीं आएगा ना। जैसे मान लो कि मुस्लिमों में जो डिवोर्स होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। अगर हम बोलते हैं तलाक 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 बिना किसी गैप के, तो तलाक तुरंत ही हो जाता है ना, फिर आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। अब इसका मतलब ये नहीं कि तलाक तलाक तलाक, समझ रहे हैं, यानी गैप नहीं देना है। अगर आपको सही में डिवोर्स लेना है ना, अगर कोई आपको फ़ोन पे भी आपको डिवोर्स हो सकता है, अगर आप मुस्लिम हो, अगर आपको कोई आपका पति फ़ोन करके बोल रहा है तलाक तलाक तलाक, तो आपका उसी वक्त रिश्ता ख़त्म हो गया। मुस्लिमों में ऐसा सिस्टम होता है। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि द वाइफ बाई विच यूजिंग तलाक हस्बैंड हैज़ टू पे द डावर कंप्राइज बाई हिम टू कंपल्सरी। ठीक है। डाइवोर्स अमंग मुस्लिम इज ऑब्टेन वेरी सिंपल, जस्ट से तलाक फॉर द थ्राइस विद इन नो गैप, तो हस्बैंड मस्ट पे डावर। केस पहला वन होता है जब मान लो कोई हस्बैंड होता है, वो हस्बैंड होता है, वो तलाक चाहता है। ठीक है। उसने फ़ोन पे बोला तलाक तलाक तलाक, ठीक, तलाक तो उसी वक्त हो गया, लेकिन उसको मेहर की राशि पे करनी पड़ती है कंपलसेट करने के लिए कि मेरा तुमसे तलाक हो गया है तो तुम्हें मैं थोड़ा पैसा दे रहा हूँ, जाओ तुम अपना गुजारा करो। लेकिन यही रियलिटी है। देखिए, अगर मान लो कि हम किसी से शादी किए हैं, ठीक है, फिर उससे तलाक ले लिए, और उसको हम कुछ, आप जब मुस्लिम मैरिज में कुछ केसेस पढ़ेंगे जो पुरानी केसेस है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डावर यानी कि मेहर की राशि पे कर दी और अब दोनों का ख़त्म कहानी हो गया, यानी अब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती। ये होता है केस 1। केस 2 में खुला, जब वाइफ को डिवोर्स चाहिए। ठीक है। अगर वाइफ डिवोर्स मांगती है अपने हस्बैंड से, तो वो एक प्रपोजल रखेगी डिवोर्स का, और अगर उसका पति उसको एग्री कर जाता है कि चलो ठीक है तुम चाहती हो ना मुझसे डिवोर्स, चलो ठीक है जाओ, तलाक तलाक तलाक, ये क्या हो गया, खुला हो गया। ठीक है। केस 3 है मुबारत। मुबारत यानी कि जब दोनों ही म्यूचुअली कंसेंट से अलग अलग होना चाहते हैं, यानी मुबारत यानी पति भी चाहता है कि भाई तुमसे हम तलाक लेना चाहते हैं, पत्नी भी चाहती है कि हाँ हाँ मैं भी तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। ठीक है। मियाँ बीवी तो दोनों तलाक लेना चाहते हैं एकदम इक्वली, तो मुबारत हो गया जब दोनों का म्यूचुअली कंसेंट है कि हम भी रेडी हैं हम भी रेडी हैं। ठीक है।
मैरिज ऑल्सो भी डिजॉल्व बाई लीगल मीन्स थ्रू मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1939। और मैरिज को हम चाहें तो लीगली भी कर सकते हैं कि मान लो कोई फिर दोबारा ना आ जाए मेरे सर पे, तो हम लीगली अगर कर लेंगे तो फिर तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो फ़ोन पे कह दिया 3 तलाक तो ख़त्म कहानी। ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। कुछ रीसेंट चेंजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए जो मैंने एक बार और डिस्कस कर दिया था। अब जो है विधवाओं की भी शादी हो सकती है, ठीक है। और 21 की एज हो गई है। विडो रीमैरिज एक्ट भी आ गया है, 1857 में ही आ गया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया है 1961 का। पहले के ज़माने में क्या होता था, बॉयज़ जो होते हैं वो पैसा देते हैं, पर आज के ज़माने में क्या होता है, गर्ल्स का जो मतलब जो ब्राइड होती है उसके पिताजी जो होते हैं वो लड़के को पैसा देते हैं, लड़की के फैमिली को पैसा देते हैं। ये सारे कुछ रिसेंट चेंजेस हैं। एंड फाइनली आफ्टर 1 आवर आवर द टॉपिक आई एम स्पीकिंग नॉन स्टॉप फॉर 1 आवर, दैट इज़ वाई। बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ कि मैरिज मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं समझ में आया यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। मैं दूसरी सेपरेट वीडियो भी स्पेशली उस टॉपिक के लिए बनाना चाहूँगी ज़रूर से, जो आपको नहीं समझ में आई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड बाय बाय। जय श्री राम सभी को।